afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have a seat, please. Thank you. तो अपना नाम और जहाँ से आप आते हैं उसको स्किप करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बोर्ड को. Ma'am, I did my BTech in Mechanical Engineering from NIT Silchar. Mm-hmm. Post that, I worked for 3 years in Tata Motors Department of Engine, Pune. Okay. And my optional subject is Geography. And I did my matriculation from DAV Public School. Okay. और सर मैं मेरी हॉबी मुझे शायरी सुनना और पढ़ना पसंद है. शायरी सुनना और पढ़ना. लिखते भी हैं आप? जी. लिखते भी हैं. जी. राइट. आप 2018 से लेके 2021 तक you worked in Tata Motors. Yeah. What after that? मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए. 2026 है. क्या किया उसके बाद फिर आपने? After working for 3 years in Tata Motors up to 2021, so I decided to prepare for civil services because. So then you quit your job. Yeah, I quit my job. It was my father's dream, and at the same time, I lacked the desired interest and curiosity to pursue my corporate culture, Tata Motors. Okay. Okay. That's why I decided to switch for civil services. Right. Right. Optional geography क्यों लिया? Is mechanical an option in BPSC? Yeah, ma'am, it's there in BPSC. So then, why did you pick geography? Geography means originally is a scientific subject, and at the same time, it interests me since my background as a childhood, I was fond of like rivers, lakes, and climate. And at the same time, it was also coherent with the syllabus. So both sided, it was good to me. Right. That's why I decided. Right. शायरी सुनने का और पढ़ने का और लिखने का शौक है आपको. आपके फेवरेट शायर कौन है? वसीम बरेलवी साहब. कुछ कपलेट याद है आपको उनके? एक दो लाइन के आप सुनाएंगे? उनका एक शेर है कि कहाँ हम तुमसे सवालों के जवाब मांगते हैं, कहाँ हम तुमसे सवालों के जवाब मांगते हैं, हम अपने आंखों के हिस्सों के ख्वाब मांगते हैं, हम इनको दरिया तक पहुंचाने वाले, हम इसे पानी का सारा हिसाब मांगते हैं. नाइस. लिखते भी हैं आप खुद? जी. कुछ लिखा है अपने हाथ पे? Sure. सुनाए मुझे. Like during working and by experiences also I like to write. So एक शायरी मैंने लिखी थी कि हद से बढ़कर आगे निकलते हैं, उम्मीदों के दिए बिना लौ के भी जलते हैं. हद से बढ़कर आगे निकलते हैं, उम्मीदों के दिए बिना लौ के भी जलते हैं, और मोहताज नहीं है सफर मेहरबानियों का, परिंदे हैं आसमां को छू कर निकलते हैं. वेरी नाइस. सर, क्या पूछना चाहेंगे आप मुझसे? आपने वसीम बरेलवी का नाम लिया अभी. जी सर. कहाँ के रहने वाले थे? हाँ सर, ये उत्तर प्रदेश बरेली सर. उनका जो बर्थ है वो बरेली में नहीं हुआ था, बट ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बरेली में थे. बिहार के कोई ऐसे लेखक उनकी कोई अच्छी रचना बताइए. सर, रश्मि रथी का कुछ पंक्ति पढ़ाई के दौरान इंस्पिरेशनल है, तो हम पढ़ा करते थे. परशुराम की प्रतीक्षा आपने पढ़ा है? नहीं सर, वो मैंने नहीं पढ़ा. रश्मि रथी पढ़ा. उर्वशी के लिए सर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा. एयर पोल्यूशन ठंड के मौसम में क्यों देखने को मिलता है? सर, ज्योग्राफिकली एयर पोल्यूशन ठंड के मौसम में 3 कारण है. पहला कारण है कि जो नॉर्दर्न इंडिया का बेल्ट है वो हाई प्रेशर बेल्ट है, विंड का मूवमेंट स्लो हो जाता है. सेकंड रीजन इज द टेम्परेचर इन्वर्सन, क्योंकि लैंड का टेम्परेचर इट इज रिलेटिवली कोल्डर देन द एयर, ड्यू टू व्हिच देयर इज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन द एटमॉस्फेयर. और सर, थर्ड रीजन है कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं एंड आल्सो ड्यू टू द अर्बन आइलैंड इफेक्ट, they could not escape the atmosphere. AQI क्या है? Sir, it is a parameter which is designed to check the pollution level, air quality index. जिसमें sir 6 levels हैं, like from 50 to 100 it is a good, from 0 to 50 it is good, from 50 to 100 it is satisfactory, from 100 to 200 it is in category of moderate, and similarly it goes on to severe and severe plus. GRAP आपने सुना है? Graded response action plan. जी. क्या है? सर, इट इज अ पॉलिसी व्हिच इज एवर डिजाइन टू स्टेज वाइज जो पोल्यूशन होता है उसको रिडक्शन के लिए. जैसे जैसे पोल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ता है या पोल्यूशन की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, तो उसमें ग्रेजुअली मेजर्स इंक्लूड किए जाते हैं सो दैट वी कैन डिक्रीज द पोल्यूशन. लाइक अरावली का जो अभी इशू चल रहा है उसमें आपका ओपिनियन क्या है? सर, जो अरावली का इशू है, कंसीडरिंग सोशियो कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली, जैसे वो वाटर डिवाइड का काम करता है, डिजर्टिफिकेशन को रोकता है, रिवर बेसिन्स का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, एंड आल्सो इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स क्योंकि वो रेसिडुअल माउंटेन्स है, विंध्यस, लाइमस्टोन, मार्बल एक्सेट्रा. सो जैसे सुप्रीम कोर्ट या जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उनके अंदर पहले कोर एरिया रखते हैं, फिर बफर, फिर ट्रांजिशन जोन.
So as per Honorable Supreme Court also, and in my opinion also, I should think that जो core areas है, they should be left undisturbed, and from buffer to transition, there should be regulated mining, and at the same time, after doing the mining, the District Mineral Fund, which has been designed under the MMDR Act of 1947 and also amended in 2016, that DMF should be used to enrich the biodiversity of the area and for the socio-cultural growth of the community. ताल क्या है? Sorry sir. ताल सर ताल जोग्राफिकल लैंडस्केप है जहाँ पे कि पानी का जमाव हो जाता है एंड इट इज सीजनल इन नेचर. मॉनसून के टाइम पे पानी जम जाता है जब बारिश ज्यादा होती है, बट इन समर एंड विंटर्स जब पानी रिसीड हो जाता है तो वी कैन इन विंटर स्पेशली वी कैन ग्रो फॉर पल्सेज, जैसे मोकामा टर्म हो गया फ्रॉम पटना टू भागलपुर. अच्छा, एमएसएमई आपने पढ़ा होगा. जी सर. उसमें एक टर्म आता है मिडिल मैन करके, उसको कैसे डिफाइन करिएगा? सॉरी सर. मिडिल मैन करके एक टर्म आता है उसमें. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. सर ये रिक्लासिफिकेशन हुआ था, तो जो करंट रिक्लासिफिकेशन है इट हैज बीन रिवाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सर उसका मुझे ब्रैकेट अभी याद नहीं है, बट डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर उसको हम डिफाइन करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम. नया जो उसका डेफिनेशन आया. जी सर, मुझे पुराना याद है उसका. इफ यू कैन अलाउ देन आई कैन गेस मे. सर 1 से 5 करोड़ माइक्रो था, 5 से 50 सर मैं रिकलेक्ट कर. ठीक है, कोई बात. So, ये बताइए, चूंकि ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, एल नीनो क्या है? सर एल नीनो जो है जियोसाइक्लिकल फिनोमेना है. इट इज सबसरफेशियल वार्म ओशियन करंट which is along the coast of Peru, which is anomalous to the traditional wind patterns. जनरली जो पेरू का कोस्ट होता है वहाँ पे कोल्ड करंट होता है अपवेलिंग के चलते, बट एल नीनो जो होता है लाइक 5 to 7 ईयर्स के बीच में बिकॉज ऑफ बिगिनिंग ऑफ ट्रेड विल्स एंड जो काउंटर इक्वेटोरियल ओशन करंट होता है तो इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड उसके चलते एल नीनो एक वार्म ओशन करंट होता है विच इज अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू. भारत में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? हाँ सर, एल नीनो जिस साल होता है उसके चलते जो इंडियन ओशियन होता है, इंडियन ओशियन सदर्न इंडियन ओशियन इन पर्टिकुलर, वहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट है जो मस्करेनस साइड के पास बनता है वहाँ पे प्रेशर वीक हो जाता है, इसके चलते इंडियन मॉनसून कमजोर होता है एंड इट लीड्स टू द डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेट्रा. फिशरमैन के लिए ये जो कंडीशन है ये फेवरेबल है या नहीं सर, फेवरेबल नहीं है. क्यों? एल नीनो में सर वार्म ओशन करंट है, फिशरमैन जहाँ पे अपवेलिंग होगा वहाँ पे ज्यादा सुटेबल होता है. वार्म और कोल्ड करंट आपस में जहाँ पे मिलते हैं या जहाँ पे अपवेलिंग होता है न्यूट्रिएंट्स का which fosters biodiversity also in the area. और ये लैटिन अमेरिकी कॉन्टिनेंट में ये जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ लैटिन अमेरिका ही, लैटिन अमेरिका सर जो कॉन्टिनेंट है उसमें इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? एल नीनो का. एल नीनो का इट इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी. जो नॉर्मल करंट होता है उसके चलते तो फिशिंग और अपवेलिंग होता है जो कि, बट एल नीनो के ईयर्स में वहाँ पे चूंकि वार्म कंडीशन हो जाता है तो वहाँ पे फिशिंग डिसरप्ट होता है उसके चलते. और इसका ठीक अपोजिट टर्म क्या है? ला नीना सर. उसमें भारत में क्या देखने को मिलेगा? हाँ सर, ला नीना देयर इज इंटेंसिफिकेशन फर्दर, मॉनसून स्ट्रांग हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी एंड जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बिल्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा सदर्न इंडियन ओशन में. मॉनसून का क्या मतलब होता है? हाँ सर, एक लेमैन लैंग्वेज में बताइए कि आप क्या समझते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन मत दीजिए, आप क्या समझते हैं? मॉनसून का जो ओरिजिन है सर वो मौसम से है, अरेबिक का वर्ड है, तो इसका मतलब होता है रिवर्सल. तो जब विंड्स का रिवर्सल हो जाता है 120 से 180 डिग्री के आसपास तो उसको मॉनसून बोलते हैं जो सीजनल होता है. अच्छा, अगर हम आईआर की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसमें एक टर्म बार बार आप भी सुने होंगे, बार बार सुनने को मिलता है कि जियोपॉलिटिक्स. जी. जैसे जो अभी अमेरिका वेनेजुएला वाला इशू है इसमें भी जियोपॉलिटिक्स ये शब्द खूब उभर के आ रहा है. क्या मतलब होता है जियोपॉलिटिक्स का? सर जियोपॉलिटिक्स बेसिकली जो ग्लोबल जो इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन कंट्रीज व्हिच इन्वॉल्व्स अलायंसेस, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क या स्ट्रेटेजिक जो अलायंसेस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में एज वेल एज शॉर्ट टर्म आल्सो, तो उसको जियोपॉलिटिक्स में सर इस टर्म में उसको कंसीडर करते हैं. इस डेफिनेशन से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, थोड़ा सा लैगिंग इन डेफिनेशन, बट जो उसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे कंट्रीज के जो इंटरेस्ट होते हैं उस इंटरेस्ट के ध्यान में रखते हुए कंट्रीज का जो इंटरेक्शन होता है, हो सकता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है कि वो ट्रेड हो,
ट्रेड ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अलायंसेज हो जैसे नाटो हो गया या ब्रिक्स हो गया, मल्टीलैटरलिज्म हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, ये सारे जियो पॉलिटिक्स में आते हैं सर। कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जियो पॉलिटिक्स में? सर वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स है डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर, डिपेंडिंग अपॉन द, कुछ बताइए, एक दो तीन जो भी आप बता सके। जैसे नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का जो पॉलिसी है जियो पॉलिटिक्स में, नेबरहुड फर्स्ट हो गया, लुक ईस्ट पहले था 1992 में, उसके बाद में 2014 में एक्ट ईस्ट हो गया, 1997 के पास लुक वेस्ट आ गया। फिर से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यूएस का वर्ल्ड वॉर 2 के जो 1945 के बाद यूएस और यूरोपियन का जो नाटो, चूंकि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो हम आपसे विशिष्ट उत्तर चाह रहे हैं, आप थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं। सर थोड़ा सा मैं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, बिहार में रिसेंटली रामसर साइट डिक्लेयर हुआ है क्या? जी सर, 3 साइट सर आंसर। नहीं, अभी रिसेंटली जो जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, जी पता है उसके बारे में? 2 साइट डिक्लेयर हुए सर। कौन कौन? एक बक्सर में गोकुल लेक और उदयपुर झील। अच्छा, उसके बाद भी कोई हुआ है क्या? नहीं सर, उसके बाद नहीं हुआ मेरे नॉलेज में। क्या होता है रामसर साइट? रामसर साइट सर वेटलैंड होता है। अच्छा, जिसका कि ओरिजिन रामसर ईरान का कंट्री सिटी है, इट वाज पोस्टुलेटेड इन 1971। तो वेटलैंड्स के जो कैटेगरी होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होते हैं जो फुलफिल करने पे रामसर में उसको क्लासिफाई करते हैं। तो रामसर साइट डिक्लेयर कर देने से क्या फायदा होगा? सर जो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन है उसके लिए और ज़्यादा उसको इंकरेज मिलता है, कुछ फंड्स होते हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एंड ऑल्सो गेट्स अ मैप ऑन जियो टैगिंग हो जाता है ग्लोबल लेवल पे भी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या मतलब होता है? हाँ सर, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो क्रिटिकल जो वेस्ट, जैसे क्रिटिकल इकोलॉजिकल लैंडस्केप जहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी का 70% से ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, इट इज इन डेंजर, दैट इज कंसिडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि यूनेस्को द्वारा डिजाइन किया गया था। ये बताइए कि आपके एक सबॉर्डिनेट हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, आप उस पोजीशन पर हैं, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप चाहे तो उनको टर्मिनेट करवाने के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेज सकते हैं या आप सस्पेंड कर सकते हैं उनको, मतलब डिपार्टमेंटल एक्शन जो भी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, सबूत भी है इसका। लेकिन इसी समय आपको एक और जानकारी मिलती है कि इनकी माँ बहुत बीमार रहती हैं, महीने का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इनकी बिटिया भी शादी के योग्य है, घर में और बहुत सारी इनकी जिम्मेदारियां हैं, मतलब परिवार की माली हालत ठीक नहीं है और ये इकलौते ब्रेड विनर हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, अपने परिवार के इकलौते ब्रेड विनर हैं। आप अगर कुछ हार्श एक्शन लेते हैं तो परिवार पूरा सड़क पे आ जाएगा। सड़क पे आ जाएगा मतलब आंदोलन के लिए नहीं, स्थिति और भी खराब हो जाएगी, इसलिए सड़क पे आ जाएगा। और अगर आप छोड़ते हैं तो आप समझ रहे हैं कि छोड़ने का मतलब क्या होगा। तो आप कौन सी कार्रवाई करेंगे और क्यों? सर चूंकि मैं पोस्ट पे हूँ तो जो रूल ऑफ लॉ है या जो हमारा नियम करता है, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू तो दैट। मानवीय संवेदना भी तो कोई चीज़ होती है, कंपैशन जिसको बोलते हैं। जी सर, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सोशल सिक्योरिटी है या जो पेंशन्स है उनके थ्रू अगर उनकी फैमिली को हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट नेग्लेक्ट। एक एसडीएम की हैसियत से आप क्या फैमिली के लिए कर पाएंगे? नौकरी आप दिला नहीं सकते हैं। अगर स्कीम, कोई गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम है, अगर वो एलिजिबल हैं, सारे मापदंडों पर खरे उतरते तभी आप दे पाएंगे, वहाँ भी आपका हाथ बंधा हुआ है, क्या करिएगा? सर उस केस में अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई का पहले जो भी सबूत साबित हुआ उसको मैं कोशिश करूंगा देखने का, दे आर ट्रांसपेरेंट और नॉट, और उसके बाद मैं एक इंक्वायरी रिकंसिडर करने के लिए अपना एडवाइस दे सकता हूँ, बट उसके बाद भी अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए सर। ठीक है मैम, ठीक है, आई थिंक वी आर गुड टू गो। आप चाहें तो यू कैन वॉक आउटसाइड, वील कॉल यू बैक इन लेस देन अ मिनट। या, Sure. थैंक यू।